अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टार्ट करवाया था। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? तो लास्ट क्लास में लॉजिस्टिक रिग्रेशन करवाया था मैंने, और सबको ही पता है कि क्लास का टाइम 2 बजे। असल में पता नहीं स्टूडेंट ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। पता नहीं लास्ट क्लास के कोई की वजह से तो परेशान नहीं है। परेशान तो खैर कोई भी नहीं है। पूरी क्लास में से सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन, उनकी रिजर्वेशन उनकी मैंने रिजर्वेशन दूर कर दी। अब मैं क्या करूं भाई, मेरी समझ में एक चीज़ ये नहीं आती कि उर्दू में ही बात करते हैं हम लोग क्लास में। आपकी बात भी मुझे समझ में आ जाती है, मेरी भी उर्दू में बात आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन आती ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। चलें थोड़ी देर में बात करते हैं कोई इससे रिलेटेड भी, क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए ना कि यार मैंने ऐसे रिमार्क्स लिखे हैं, तो मैं कम अज़ कम मुझसे अगर कांटेक्ट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये है कि उनको खुद पता है। लेकिन फिर भी मेरे टाइम से थोड़ी एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट आ जाएं, सब स्टूडेंट, तो मैं बता दूं ताकि भाई नेक्स्ट टाइम के लिए आपको पता हो कि कभी भी आ, फजूल में नंबर कट नहीं होते मेरी क्लास में खास तौर पे। इनफैक्ट कुछ ना कुछ नंबर मिलते ही हैं। लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें थी, एक मेनली क्या था, कॉपी करने वाली बात। दूसरी बात थी जिन्होंने इंटरनेट पे से क्वेश्चन कॉपी किया था या मेथड देखा था, व्हाटएवर मेथड ही देखा, वो कॉपी कहाँ से करेंगे। और तीसरी चीज़ थी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी। तो ये 3 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है बस, क्योंकि मुझसे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। सिर्फ एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया है, जिनको मैंने ये बोला था, उसामा अशरफ नाम है शायद उनका, कि उन्होंने मुझे बोला कि कॉपी जो है वो नहीं किया था। बाकी किसी स्टूडेंट ने कांटेक्ट नहीं किया। एक हम्माद ने कांटेक्ट किया कि सर इंटरनेट पे से अप्रोच, तो उनको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी किसी भी स्टूडेंट ने ना, किसी एक स्टूडेंट ने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। जिससे ये बात साबित होती है कि हम कितना सही हैं। क्योंकि अगर मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है ना, तो उस ऑब्जर्वेशन को पता कैसे चलेगा कि उस्मान साहब ने ऑब्जर्वेशन गलत की है। तो पता ऐसे ही चलेगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, और आप वैसे भी कांटेक्ट करते हैं, सुबह शाम रात सब कर रहे होते हैं, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो कांटेक्ट करते तो मैं आपको बताता। लेकिन चले अच्छी बात है, कांटेक्ट नहीं किया, क्लास में सबके सामने बात हो जाएगी। अभी थोड़ा कुछ और लोग आते हैं, तो खैर मीन वाइल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है पिछली क्लास में हमने स्टार्ट क्या किया था तकरीबन। इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला पार्ट जिसमें हम लोग डिसीजन बाउंड्री की बात करते हैं, वो हमने कवर कर लिया था। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। आई बिलीव कि आप लोग पढ़ के तो आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। हमने बात ये की थी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है।
क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमारे पास आंसर जो होते हैं वो कैटेगराइज वाइज होते हैं, मतलब डिस्क्रीट होते हैं, यस नो होता है, 1 0 होता है, ठीक है, इस तरीके से आंसर होते हैं। तो अगर हम इस पर लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे तो हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस फंक्शन के रिटर्न होने के बाद हम डिसीजन ले लेंगे कि भाई 0.5 से ज़्यादा है तो हम कह देंगे 1 है, अगर 0.5 से कम है तो हम कह देंगे क्या है, 0 है। तो ये है सारा। अब हमने जो है हमने इस पे बात ये की कि ये जो फंक्शन है ये कहलाता है सिग्मॉइड फंक्शन। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास, मैं थोड़ा सा आपको सिग्मॉइड फंक्शन पे लेके जाता हूँ। ये सिग्मॉइड फंक्शन था। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें बेटा, तो ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये फंक्शन था। ये रिटर्न करता है आपको कोई भी एक नंबर, लेकिन इसकी लॉजिक ये होती है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स। ये हमें रिटर्न करता है 0 और 1 के बीच में आंसर। तो ये पूरा फंक्शन आप इसमें इस जगह पे कोई भी वैल्यू लिख दें, ये हमेशा रिटर्न करेगा 0 और 1 के इन बिटवीन। तो हमने ये डिसीजन बाउंड्री समझी थी कि ये 0 और 1 के इन बिटवीन रिटर्न करता है, हमेशा हमेशा रिटर्न करेगा। मतलब ये पूरी चीज़ जो है एक्स की वैल्यू, ये थीटा ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये जो आंसर आएगा ओवरऑल एच थीटा हाइपोथेसिस हमारा, वो 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा। तो हमने डिसीजन बाउंड्री बना ली कि 0.5 से बड़ा आंसर होगा तो हम 1 कह देंगे, 0.5 से छोटा आंसर होगा तो हम क्या कह देंगे, 0 कह देंगे। क्या ये बात आप सबको याद है? क्या ये बात सबको याद है बेटा? तो ये हम करके आए थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने बोला कि मतलब और काम की बातें कर लें अगर इस पर, तो हमने ये कहा कि हम इस फंक्शन को एक्स एक्सिस के हिसाब से भी समझ सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय एक्स एक्सिस, बेसिकली एक्स एक्सिस का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि अगर एक्स एक्सिस पे ये थीटा ट्रांसपोज एक्स जो है इसको हम जेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो थीटा ट्रांसपोज एक्स है इस पूरी टर्म को हमने जेड का नाम दिया था, और एक्स एक्सिस को हम जेड कंसीडर कर रहे थे। इसका मतलब है ये जो हमारा जेड लिखा हुआ ये थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो हम क्लियरली देख सकते हैं इस फंक्शन का बिहेवियर, ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो z है, अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर y एक्सिस पे 0.5 से बड़ा आ रहा है। क्या ये बात सही है कि अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर y एक्सिस पे 0.5 से बड़ा आ रहा है, और अगर z की वैल्यू 0 से छोटी है तो आंसर y एक्सिस पे क्या आ रहा है, आंसर y एक्सिस पे क्या आ रहा है बेटा, 0 से छोटा 0.5 से छोटा आ रहा है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर हमारा 0.5 से बड़ा आ रहा है, और अगर z की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा आंसर 0.5 से कम आ रहा है। तो क्या हम इनडायरेक्ट रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं कि अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर हमारी z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडिक्शन फंक्शन है वो y को 1 प्रोडिक्ट करेगा। एग्री? अगर हमारी z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो कैन वी प्रेडिक्ट कि हमारी y की वैल्यू 1 होगी। ऐसा है या नहीं है? अगर हमारी z की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो कैन वी प्रेडिक्ट कि y की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 0.5 से बड़ा है। और अगर हम ऑल्टरनेटिव बात करें z की वैल्यू 0 से छोटी हो तो कैन वी प्रेडिक्ट कि हमारा आंसर जो है वो 0 होगा y में। ठीक है, तो ये हम दोनों तरीकों से डिसीजन ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्लास में कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसको यूज करने का तरीका ये, जैसे ये क्लासीफायर का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो एक चीज को दूसरी से अलग करे, एक चीज को दूसरी से अलग करे। एक चीज को दूसरी से अलग करे कि मतलब एक बॉर्डर ड्रॉ कर दे, वो बॉर्डर लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। मतलब लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है और हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो जब हम एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर देंगे, एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर देंगे तो वो कहलाता है क्लासीफायर। तो हम अभी फिलहाल ये नहीं पढ़ रहे कि क्लासीफायर हमने अचीव कैसे किया,
समहाउ हमने ये कैलकुलेशन कर ली कि भाई क्लासीफायर है, तो हमने इसमें वैल्यूज निकाली और हमने ये सारा काम आपको करके बताया था कि इस तरह से सूरत हाल हो गई। तो हम अब अगर हम चाहें तो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स में पुट करने के बजाय हम सिर्फ थीटा ट्रांसपोज एक्स की वैल्यू के बिहाफ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 0। ये बात भी हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। अगर ज़्यादा डिटेल में ये बात सुननी है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। ये देखें, जैसे ये डेटा है, इस डेटा पे डिसीजन बाउंड्री जो नॉन लीनियर लग रही है, तो नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरह की थी कि somehow we able to predict कि भाई ये फंक्शन हमें लगेगा और इस फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 4 एंड सो ऑन। तो थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 3, थीटा 4, तो हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई हाँ, मतलब यहाँ पर एक चीज मिस है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये एक फंक्शन प्रेडिक्ट किया, इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला ये थीटा का एरे है, थीटा नॉट से लेके थीटा 4 तक। ये एरे हमारा कुछ इस तरह का आ रहा है कि -10011, मतलब थीटा नॉट जो है -1 है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 रिस्पेक्टिवली लिखे हैं। जब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया तो थीटा 1 और थीटा 2 वाली चीजें खत्म हो गई और थीटा 3, थीटा 4 वाली चीजें बच गई और थीटा नॉट की जगह पे आ गया -1। एज यू नो दैट कि थीटा नॉट के साथ एक्स नॉट होता है हमेशा, थीटा नॉट के साथ हमेशा क्या होता है, एक्स नॉट होता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आप वो लिखें या ना लिखें, वो 1 होता है बाय डिफॉल्ट। तो देखें यहाँ पर 1 आ गया, थीटा नॉट की जगह पे -1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब हमारा प्रेडिक्शन फंक्शन क्या कहता है, अगर हम इसको मजीद अरेंज करना चाहें तो हम मजीद अरेंज करके 1 को उधर ले गए, ये फंक्शन बन गया x1² प्लस x2² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये प्रेडिक्शन फंक्शन ये कहता है कि अगर x1 आपका फीचर 1, x1 जो भी है आपका फीचर 1 और x2 जो भी आपका फीचर 2, इन दोनों फीचर्स के स्क्वायर करें और उनको ऐड करें, अगर आंसर 1 से बड़ा आ रहा हो, अगर आंसर 1 से बड़ा आ रहा हो तो आप प्रेडिक्ट कर दें 1, अदरवाइज आप क्या प्रेडिक्ट कर दें 0 करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ 1 है तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप 1, इट्स नॉट अबाउट कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसलिए कि हमने लिखा हुआ, ये तो कैलकुलेशन में आया है। हमारा प्रेडिक्शन फंक्शन क्या कहता है कि अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये ओरिजिनल फंक्शन है, देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन है जो मेरा आपके कर्सर रखा हुआ है, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, ये दिस इज माय z, मतलब ये पूरी जो चीज लिखी हुई है ये z है, ये पूरी एक कैलकुलेशन के बाद है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 प्रेडिक्ट करेगा, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या प्रेडिक्ट करेगा, 0 प्रेडिक्ट करेगा। अब फर्दर इस फंक्शन को आप अपने लिए एनहांस कर रहे हैं, आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं, आपने क्या किया 1 को उधर ले गए तो फंक्शन ये बन गया। क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेडिक्ट दैट y इज इक्वल टू 1, तो अरेंज करने के बाद भी डिसीजन यही रहेगा। तो ये सूरत हाल, ये देखें। अब आ जाते हैं हम फर्दर कि भाई हमारे पास जो और चीज़ें भी होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं और कैसे काम कर सकती हैं, तो मैं उसको बताता हूँ। लेकिन पहले आप इसको देख लें डायग्राम को गौर से और मुझे बताएं कि इसमें कोई सवाल है, पहले इसको देख लीजिए। मैं सवाल नहीं समझा, मैं सवाल नहीं समझा आपका हनीफ, हर डायरेक्शन में क्यों जाने लगा? एक मिनट शहजाद, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हनीफ, मैं आपका सवाल नहीं समझा, मैं एक काम करता हूँ, आपका माइक ऑन कर देता हूँ। मैं माइक के राइट दे रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ वो स्टूडेंट माइक ऑन करे जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है जी हनीफ? यस सर, अभी पिछली एग्जांपल में सर आपने बताया था कि सर जेड जैसी पॉजिटिव साइड में मूव करना शुरू करता है तो सर वो क्या कहते हैं 0.5 से ऊपर चले जाता है, और जैसे ही वो क्या कहते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तो वो 0.5 से नीचे जाना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये क्या हर डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, ये क्या कहते हैं वो नहीं अचानक नहीं नहीं ये नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इनका सवाल सुन लिया आप लोगों ने? ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गए बेटा। देखें, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट एक एक फंक्शन। तो फंक्शन आपका क्या है पहले आप वो सुन लें। इस केस में आपका फंक्शन जो z का है वो ये है, ये पूरा z है। समझ में आ गई ये बात हनीफ? साथ रहिएगा मेरे।
माइक पे। अब आपको एक x1 दिया जाएगा, एक x2 दिया जाएगा, दो फीचर्स, इनके बिहाफ पे आपने प्रेडिक्ट करना है कि अगर आपके सिस्टम में x1 ये हो और x2 ये हो तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है। हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कोई भी काम करते हुए कि हम पहले अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली समझ लें। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही या हमें कोई कंफ्यूज है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, हमें कहा गया कि ये एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं पता हमें, ये क्रॉस वाली जो क्लासेज है अलग है, ये सर्किल वाली क्लासेज अलग है। हमें दो तरह के फीचर्स गिवन है x1 और x2, और x1 और x2 की वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं। x1 की एक वैल्यू हमें दी गई, सब लोग सुन रहे हैं प्लीज, x1 की हमें एक वैल्यू दी गई यहाँ पर और x2 की यहाँ पर, तो हमने जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर आया और हमें साथ में ये बता दिया गया कि इस वक्त किस क्लास से बिलोंग करता है, नेगेटिव क्लास से। मतलब क्या है कि भाई मैं अगर आपको थोड़ा सा और फॉर्मल होकर बताऊं, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, बात दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, x2 और ये आपको बता दिया y। अब आपको x1 की वैल्यू बोली 3, x2 की वैल्यू बोली 3 और y आपको बोल दिया लाइक 0। तो आप जब ग्राफ पे गए तो x1 3 यहाँ पर प्लॉट हो रहा है, x2 3 यहाँ प्लॉट हो रहा है, और चूंकि ये y की वैल्यू 1 कर देते हैं, और चूंकि ये y की वैल्यू 1 है तो आपने इसको किससे प्लॉट किया, किससे प्लॉट किया, यानी क्रॉस से प्लॉट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट डेटा सेट पे ऐसा था x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1.25 और y था 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है और आपकी क्लास क्या है 0। तो अब आप दोबारा ग्राफ पे गए, आपने x1 लिखा 1, x2 लिखा 1.25, तो यहाँ तक आया, क्योंकि ये 0 है तो आपने इसको किससे प्लॉट कर दिया, सेकंड सिंबल से। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपको ये पूरा डेटा सेट गिवन था, ये सारा डेटा सेट आपको गिवन था, यहाँ पर आप पहुंचे, बहुत सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, मतलब आप बहुत सारी वैल्यूज गिवन थी, ये सारी वैल्यूज प्लॉट कर दी आपने। इसको प्लॉट करने के बाद अब आपसे ये बोला गया कि इसको देखते हुए आप एक फंक्शन बनाएं। वो फंक्शन जो बना वो ग्रेडियंट डिसेंट लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करके बना। वो फंक्शन हमने इन दी एंड ये निकाला जो ये सर्किल है, समझ गया। इस सर्किल की इक्वेशन सारी कैलकुलेशन के बाद लॉजिस्टिक की वो क्या बनी हमारे पास, ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है, समझ गए ये बात? यस सर। इसको मैं कह रहा हूँ पूरे को, इस पूरे को मैं कह रहा हूँ क्या, z। क्या कह रहा हूँ, z। अब ये z, अब ये z इस तरह से हो गया है, बल्कि मैं इसको z नहीं कह रहा, सॉरी, मैं z इसको कह रहा हूँ, मतलब जिसमें हमने चेंजेस नहीं किए थे, मैं z इसको कह रहा हूँ, इसको, ये मेरा z है, ठीक है सर। अब अगर मैं चाहूं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूं ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के रूल यूज करके। तो ये मेरा z है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो प्रेडिक्ट करना 1, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या प्रेडिक्ट करना, 0 प्रेडिक्ट करना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो मैं अरेंज कर सकता हूं इस इक्वेशन को? यस सर, कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन को अरेंज कर दिया। क्या यहाँ तक बात सबके समझ में आ रही है? मैसेज पे बता दीजिए, फिर मैं शहदाद की बात का जवाब दूंगा। क्या यहाँ तक बात सबके समझ में आ रही है? ये पिछली क्लास की ना बिल्कुल आखिर में बात हुई थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ जी। ये z है, ये z हमने किसी तरीके से कैलकुलेट किया है, वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, दोबारा बताता हूँ। ये z आ गया, अभी आपको ना सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाई जा रही है, वो एग्जाम्पल समझ ले सकते। इस z को हमने एडजस्ट किया, z एडजस्ट होके ये आ गया। जब z एडजस्ट होके बेटा हमारे पास ये वाला आया, तो क्या ऊपर की कोई चीज चेंज होगी? ऊपर की तो कोई चीज चेंज नहीं होगी। प्रेडिक्शन दैट y इज इक्वल टू 1 रिमेन सेम। अब हमें दिया जाएगा इनपुट, और हमें इनपुट देके बोला जाएगा कि भाई ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है x1 और ये आपका इनपुट है x2। आप हमें बताइए कि इस x1 और x2 को देखते हुए आपका फंक्शन क्या प्रेडिक्ट करता है, क्लास 0 या क्लास 1 है? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? फिर इसको देखते हुए आपका फंक्शन बताएगा। अब आपने क्या करा, आपको जो भी x1 दिया आप इस इक्वेशन में पुट करें, जो भी x2 दिया आप उसको इक्वेशन में पुट करें अपने, और चाहे तो इसमें कर लें या इसमें कर लें। इसमें करेंगे तो 0 देखेंगे, इसमें करेंगे तो 1 देखेंगे। आप इसमें कर लें, आपने x1 पुट किया, फर्ज करें 3, x2 पुट किया, फर्ज करें 2.5, तो 3 का स्क्वायर लिया 9, 2.5 का स्क्वायर, बल्कि 3 का स्क्वायर लिया और 2 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया कितना हो गया 14, 14 मतलब 13, 13 में से 1 निकाला 12 हो गया। क्या 12 0 से बड़ा है? क्या 12 0 से बड़ा है? क्योंकि 12 0 से बड़ा है तो आप ये कह सकते हैं कि क्लास 1 को प्रेडिक्ट कर रहा है। किसको प्रेडिक्ट कर रहा है? क्लास 1 को प्रेडिक्ट कर रहा है। गॉट इट?
माय पॉइंट। अब अगर आप ग्राफिकली समझना चाहें तो ग्राफ पे चलते हैं, अगर आप ग्राफिकली इस बात को समझना चाहते हैं तो ग्राफ पे चलते हैं। ये देखिएगा, हम ग्राफ पे गए, ये एक बाउंड्री बन गई। अब अगर आपको x1 दिया जाए और x2 दिया जाए, तो अगर इस रेंज में उनका आंसर है तो डेफिनेटली उसको एक क्लास देनी चाहिए, और अगर इस रेंज से बाहर है तो उसको दूसरी क्लास देनी चाहिए। ये बात की सिंपल, समझ में आ गई ये बात? आप हनीफ, आपका कोई सवाल है तो बता दीजिए। नहीं सर, क्या कहें, समझ आ गया सर, एग्जैक्टली। क्योंकि वो 3/2 तो हाँ, जीरो ये इसको देख के नहीं परेशान हो आप, इसको देख के परेशानी हो, इन ये तो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को यूज करके आप जेड बना रहे हैं, यस इन सर। फीचर्स को यूज करके आप जेड बना रहे हैं। इन फीचर्स की वैल्यूज से जेड पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ना, देखें यहाँ पर ये इक्वेशन है, इससे पहले आपने देखा तो ये इक्वेशन थी आपकी ये वाली, ये वाली। तो यस ये सर। फीचर्स आपका जेड बना रहे हैं। तो जेड बनाने के लिए, और जेड एक्चुअली है क्या, थीटा ट्रांसपोज एक्स। जितने फीचर्स होंगे उससे एक ज्यादा थीटा होता है, ये बात हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है, क्या ये बात याद है? यस सर। अगर 3 फीचर्स हैं तो 4 थीटा होंगे, 4 फीचर्स हैं तो 5 थीटा होंगे। ये बात हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है, जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स पढ़ रहे थे लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो चीजें वही है, कुछ नई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, शहजाद का सवाल था, एक शहजाद का सवाल था। शहजाद अपना माइक ऑन कर लो बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ सकता था, जो ग्राफ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे करेंगे या वाई कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं? बेटा देखें, ग्राफ का ना तरीका होता है। अगर आपके पास एक फीचर है, एक फीचर है, ये मैंने शायद पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर आपके पास एक फीचर है ना, एक फीचर, तो आप एक्स एक्सिस पे वो फीचर ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, अपना अपनी क्लास ले लेते हैं, या जो प्रेडिक्ट करना है। अगर फर्ज करें मुझे बोला कि एक्स ये है, वाई है, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था कि भाई एक्स की वैल्यू 2 होती है तो ये 7 आता है, एक्स की वैल्यू 3 होती है तो ये 8 आता है, इस तरीके से। तो ग्राफिकली ना सिर्फ समझना जब आसान है, जब एक आध फीचर हो, दो फीचर हो, क्योंकि अगर मल्टीपल फीचर्स होंगे तो हर चीज मैं ग्राफिकली ड्रॉ नहीं कर सकता। मेरा पॉइंट समझना, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स, यहाँ लिखता हूँ वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स पे 2 पे 5, 3 पे 6 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? अब अगर तुम यहाँ पर ऐड करो, बोलो सर मेरे पास फीचर ना अब एक नहीं है, दो हैं, x1 है, मतलब अगर मैं घर के साइज की बात करूं, तो अब तुम मुझे बोलो कि सर मेरे पास में दो फीचर हैं, घर का साइज भी है और क्या है, एरिया भी है, मतलब साइज के अलावा एरिया तो बोले, ये भी है कि सर घर में रूम्स कितने हैं और ये प्राइस है। अब इन दो फीचर्स को मैं ग्राफिकली नहीं दिखा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ग्राफिकली 3 डायमेंशन से आगे बढ़ नहीं सकता। मैं इसको भी 3 डायमेंशन में दिखा सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, मैं कोई टूल यूज करके इसको 3 डायमेंशन में दिखा सकता हूँ कि x1 को ले लूँ x एक्सिस पर, x2 को ले लूँ y एक्सिस पर, और y को ले लूँ किस पे, z एक्सिस पर। मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ। लेकिन फर्ज कर लें एक और फीचर आ जाए, 3 फीचर्स आ जाए, तो मैं इसको ग्राफिकली कैसे शो करूंगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, ग्राफिकली हम वेक्टर पे भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि वेक्टर 3 डायमेंशन होता है, एक्स भी वाई भी जेड भी। नहीं नहीं, मेरी बात समझे। देखिए हमारा टारगेट यहाँ ग्राफिकली बनाना तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, पहले मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर 3 फीचर्स हों और चौथी जो चीज हो वो मेरी प्रेडिक्शन हो, जैसे मैं प्राइस कह रहा हूँ, तो मुझे बताएं मैं इसको ग्राफ पे प्रेडिक्ट बना सकता हूँ? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इमेजिन नहीं करना कुछ। भाई ये 3 चीजें इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, क्या मैं इसको ग्राफ पे बना सकता हूँ? नहीं सर, जब ये 3 फीचर्स मौजूद है तो ये चौथी चीज प्रेडिक्ट अब मेरी कैसे बात, होगी? हाँ ये बात समझ में आ गई। अब ये जो प्राइस है ना, ये था कंटिन्यूअस, ये जो प्राइस वाली बात थी ये थी कंटिन्यूअस। अगर फर्ज कर लें मेरे पास ऐसा है कि ऐसा है कुछ, एक फीचर x1 है, एक दूसरा फीचर है x2 और एक है क्लास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी 2D एरे पे बना सकता हूँ। 2D एरे पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं x एक्सिस पे रखूंगा और इसको मैं रखूंगा y एक्सिस पे, और इसके लिए ना मार्कर चूज कर लूंगा। मार्कर का मतलब है सिंबल, मार्कर, कि भाई अगर क्लास 0 हो तो ये मार्कर चूज कर लेना। मार्कर का मतलब होता है सिंबल, आप कलर भी चूज कर सकते हैं। अगर क्लास 0 हो तो ये मार्कर चूज कर लेना, क्लास 1 हो तो ये मार्कर चूज कर लेना। अगर मोर देन 2 क्लासेस हो तो आप अलग अलग सिंबल यूज कर लें। जैसे सिंबल एक आपके पास, मैं आपको अगर स्क्रीन पे बना के दिखाऊं, एक सिंबल आपका ये हो गया, ये हो गया। जब भी क्लास 1 हो तो ये बना लो,
जब भी क्लास 2 हो तो ये बना लो, जब भी क्लास 3 हो तो ये बना लो, जब भी क्लास 4 हो तो ये बना लो। मतलब जितने सिंबल आप यूज कर सकते हैं, जब तक आपके पास 2 फीचर हो। अगर आपके पास 2 से ज्यादा फीचर्स हो गए तो आप 3 डायमेंशनल कर लो काम। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स होंगे ना, तो उन केसेस में हम एक साथ सारे फीचर्स को ड्रॉ नहीं करते, हम अलग अलग ड्रॉ करके उनका बिहेवियर चेक करते हैं। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? हम अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए x1 फीचर इस क्लास से कितना लिंक करता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ थोड़ी देर में ना। ये देखें, x1 इस क्लास से कितना, तो आप क्या करेंगे, इसको x एक्सिस पर ड्रॉ करें, इसको y एक्सिस पर ड्रॉ करें, दोनों का बिहेवियर देख लें। और भी चीजें होती हैं। देखें, ग्राफ का मतलब ना सिर्फ एक वो नहीं होता जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है बेटा। आपके पास ग्राफ में बार भी होता है, बार चार्ट होता है, ठीक है, आपके पास स्कैटर प्लॉट भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज होती है। मैं आपको भी आज क्लास में बताऊंगा ये बात। तो आप जरूर, हिस्टोग्राम होता है, आप हिस्टोग्राम के जरिए देख सकते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखते हैं आप लोग, क्रिकेट मैच में क्या होता है, बॉलर के 10 ओवर होते हैं, लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस ओवर में इतने रन दिए, इस ओवर में इतने रन दिए। या एक क्रिकेटर है, उसने 2010 से लेकर 2020 तक हर ईयर में कितने रन बनाए, तो क्या होता है, एक्स एक्सिस पर आ रहा होता है 2010, और ऊपर ना एक बार बना हुआ आ रहा होता है, बार इस तरह से बना हुआ आ रहा होता है। अगर जो लोग देखते हैं उनको पता है, इस तरह से बना हुआ आ रहा होता है कि भाई इन्होंने इतने रन बनाए। फिर क्या होता है, आगे लिखा होता है 2011, और 2011 में वो प्लेयर बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत ना बार छोटा हो जाता है, कंपैरेटिवली ऐसे आ रहा होता है। ये भी एक ग्राफ है, आप इसको भी ग्राफ कह सकते हैं। आपका टारगेट पता है यहाँ पर क्या है, आपने ये देखना है कि कौन से फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तो अल्टीमेटली आपने एल्गोरिथम लगाना है, आपने हमेशा ग्राफ बना के नहीं दिखाना। मुझे मेरी बात समझ में आ रही है? ये सर समझ आ गई, जो सवाल था वो क्लियर हो गया कि दो फीचर्स जो अगर हमें गिवन है x1 और x2, तो एक को हम x पे प्लॉट कर सकते हैं, दूसरे को y पे प्लॉट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मुझे 1 मिनट दें बस, मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको एक चीज, आपको मेरी बात शायद वहाँ से समझ में और क्लियर हो जाएगी। अच्छा हो आपने सवाल पूछा है, तो मैं भी हाथ के हाथ इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक ग्राफ खुला हुआ है, ये डेटा सेट खुला हुआ है। इस डेटा सेट के अंदर देखें बहुत सारे फीचर्स हैं। आई एम गोइंग टू गिव ऑल ऑफ यू असाइनमेंट आफ्टर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं डेटा सेट अभी दिखा रहा हूँ, आपका सवाल आया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ना, ये एक डेटा सेट है कंपनी का, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। ये सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये लास्ट इवैल्यूएशन है, ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, ये एवरेज मंथली आवर्स हैं, ये टाइम स्पेंड कंपनी है, ठीक है, ये वर्क एक्सीडेंट है। ये वाला जो कॉलम है ना, ये प्रोडिक्शन कि पिछले इतने सालों में कितने लोग कंपनी छोड़ गए और कितने लोग कंपनी नहीं छोड़ के गए। ये 10 कॉलम है, ये 10 कॉलम है। इसमें से ये कॉलम जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये बता रहा है, ये वाला कॉलम के कितने लोग कंपनी, जहाँ 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है छोड़ गए, जहाँ 1 नहीं लिखा हुआ उसका मतलब है नहीं। ये देखें, ये लोग छोड़ के नहीं गए। तो बहुत सारा डेटा सेट है, ये देखें कितनी वैल्यूज है इसमें। तो ये जस्ट इसको समझाने का मकसद क्या है। अब अगर आप मुझे बोलें कि सर ये लेफ्ट वाले कॉलम पे आप ये 9 फीचर्स मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाएं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रमोशन हुई थी नहीं हुई थी, डिपार्टमेंट कौन सा था, सैलरी कितनी थी, तो मैं इसको ग्राफिकल नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन मैं 1 वर्सेस 1 दिखा सकता हूँ, 2 वर्सेस 1 दिखा सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हमारा टारगेट ना ग्राफ बनाना नहीं है बेसिकली। हम इंडिविजुअल तो कंपैरिजन कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आपको बोलें कि भाई सेटिस्फेक्शन लेवल और जॉब जो छोड़ी है या नहीं छोड़ी, उन दोनों का ताल्लुक क्या है सर, मैं आपको ग्राफिकली दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर ना एक कॉलम लिखा होता, फर्ज करें नेम, और उसमें नेम में लिखा होता उस्मान, तो मुझे बताइए कॉलम आपके काम का है? नहीं है ना। आप इसको ग्राफिकली दिखा ही नहीं सकते। तो समटाइम्स हमारे लिए कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। मेरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो कोई सवाल होगा वो हम देखते हैं और फिर आखिर में उसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं अपनी स्लाइड पे जा रहा हूँ वापस, और उसको एंड करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी डिस्कशन ज़्यादा है स्लाइड में, क्योंकि इसका जो कॉस्ट फंक्शन है वो थोड़ा सा टाइम मांगता है। टाइम नहीं मांगता, थोड़ा सा समझना होता है उसको, तो प्लीज़ साथ रहिएगा। अब हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी आ सकते हैं। ये ना पिछली क्लास में एक बात बोली थी आप सबको, ये देखें, चॉइस ऑफ अ फंक्शन, चॉइस ऑफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस कैसे करेंगे आप, आपने किसी ना किसी तरीके से करनी है, आपको बिहेवियर देख के समझ में आएगा। ये देखें, अब यहाँ अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता, ये गलती थी, तो मुझे कुछ नॉन लीनियर बाउंड्री ड्रॉ चूज करनी थी। वो कैसे आती है, वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस से आएगी। ये देख लें, इस तरह का भी हो सकता है कि मोर कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा पॉलिनोमियल को इंक्रीज करेंगे, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको क्यूब कर दें, फोर्थ कर दें, तो आपकी मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री हो जाएगी। लेकिन लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताई थी बात कि मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब है आप एक्यूरेट तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सिस्टम को कॉम्प्लेक्स ज्यादा कर रहे हैं।
तो आपने इन बिटवीन रहना है। अच्छा जी, अब जो है इसके कॉस्ट फंक्शन पे मैं आ गया हूँ, तो अब हम सारी चीजें भूल गए। हम ये बात कर रहे हैं कि सर इसके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। मतलब क्या है, लास्ट क्लास में वी वर स्टडिंग लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। तो लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था सर कि जो कि आप गलती करें तो उसकी एक कॉस्ट आपको देनी पड़े। अगर आपका डिसीजन था 77 और आपने बताया 71, तो इसकी कॉस्ट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि भाई चूंकि आपने इतनी गलती की है तो इसकी कॉस्ट को आप मॉडल की पेनल्टी में शामिल करें। मेरी बात याद आ रही है। यहाँ कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई एक जवाब आना चाहिए था 80 और आपने दे दिया 70, तो आपने एक गलती की है ना, तो इसकी कॉस्ट शामिल होगी पेनल्टी में। पेनल्टी के अंदर एक फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्या था, 1/2m। वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला सबको याद है। आप सबने इसका क्विज किया है या नहीं किया, लेकिन असाइनमेंट जरूर किया है, ठीक है। तो आप सबने इसका असाइनमेंट भी किया था, याद है ये बात, सबको याद है ये बात। ये कॉस्ट फंक्शन था लीनियर रिग्रेशन। ये कॉस्ट फंक्शन था लीनियर रिग्रेशन। क्या सबको ये बात याद है? एवरीवन इन द क्लास, क्या ये फॉर्मूला याद है? तो अब बात ये आ रही है कि सर देखें, ये जो एच हाइपोथेसिस होता है ये हमारी प्रेडिक्शन होती है। ये जो हाइपोथेसिस होता है हमारी प्रेडिक्शन होती है, और ये वाई होता है एक्चुअल। हमने कहा था ना एक्चुअल वाई एंड एस्टिमेटेड वाई, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस लें, क्योंकि ये आप गलती कर रहे हैं तो इस गलती की पेनल्टी आपने अपनी कॉस्ट में शामिल करनी है। जितनी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं उनमें जो जो एरर है, उन एरर को आप इस तरह से फॉर्मूले में कैलकुलेट करके एक फॉर्मूले में पुट करके जे निकाल लें। जे क्या है, हमारा कॉस्ट फंक्शन। लेकिन ये था लीनियर रिग्रेशन के लिए। ये किसके लिए था बेटा? लीनियर रिग्रेशन के लिए। हमारी सिचुएशन यही थी कि हमारे पास m ट्रेनिंग एग्जाम्पल है और हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए n+1 डायमेंशनल फीचर है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास x फीचर है, x मतलब 5 फीचर्स हैं, तो हम x नोट को खुद शामिल करते थे। ये बात भी आपको याद है। तो अगर हमारे पास 5 फीचर्स हैं तो हम 6 कंसीडर करते थे, जिसमें x नोट की वैल्यू हमेशा क्या होती थी, 1 होती थी। अब यहाँ पर सूरत हाल ये आ गई है कि यहाँ y जो बिलोंग करता है वो 0 और 1 से करता है। मतलब जो आपने प्रेडिक्ट करना है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, जो प्रेडिक्ट आप करते थे, लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो आप प्रेडिक्ट करते थे वो एक कंटीन्यूअस वैल्यू होती थी। मतलब यहाँ y डज नॉट बिलोंग टू 0 और 1, y कैन बी एनी वैल्यू, y कैन बी एनी रियल वैल्यू। आपकी y की कभी वैल्यू कुछ आ रही होती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पर जो y आएगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ऐसा ही है। तो जो आप हाइपोथेसिस निकाल रहे होते थे, जो आप मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे होते थे, वो डिपेंड करता था किस पे, थीटा पे। वो किस पे डिपेंड करता था? थीटा पे डिपेंड करता था। आपका टारगेट ये होता था कि अच्छा थीटा, बेस्ट थीटा कैसे चूज करें, यही बात है। आप चाहते थे वो थीटा आपको मिले जिसपे आपकी कॉस्ट कम से कम आ जाए। आप यही चाहते थे ना कि वो थीटा आपको मिले जिसपे आपकी कॉस्ट क्या आ जाए, कम से कम आ जाए। ऐसा ही है या कुछ और है? ऐसा ही है ना कि आपका टारगेट ये होता था कि आपको वो थीटा मिले जिसपे आपकी कॉस्ट क्या आ जाए, कम से कम आ जाए। तो अगेन अब यहाँ अगर हम यही फॉर्मूला यूज करें, बहुत सुकून से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि पहली दफा में समझ में आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इस फॉर्मूले को सिंपल कर लेते हैं। देखें, हमारा टारगेट है, हम कह रहे हैं कि एक कॉस्ट हमें देनी है। हम जब भी गलती करें तो हम सिस्टम में कॉस्ट शामिल कर दें। तो इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। मतलब हम कोई भी मेथड यूज करें, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो लॉजिस्टिक हो, कॉस्ट एक जर्नल वर्ड है। कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन कॉस्ट एक जर्नल वर्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को कॉस्ट का नाम दे रहे हैं। किस चीज को? हम इस चीज को कॉस्ट का नाम दे रहे हैं, जो कि इसके अंदर लिखी हुई है ये। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस चीज को मैं कॉस्ट का नाम दे रहा हूं कि ये मेरी कॉस्ट है, जो कि मैं सिस्टम में शामिल करूंगा। ये मेरी कॉस्ट है। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दे दूं, इस चीज को उठा के यहां से मैं कॉस्ट का नाम दे दूं, देखें क्या होगा। ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को उठाया पूरे को और मैंने इसको क्या कह दिया, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट है हाइपोथेसिस बताने की जब एक्चुअल आंसर वाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी कॉस्ट है हाइपोथेसिस बताने की जब एक्चुअल आंसर, मतलब इस चीज को रिप्लेस करके मैं ये लिख रहा हूँ। अब ये कॉस्ट क्या है, ये एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला भी आपको बताते हैं। तो क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम यहाँ पर
इस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं एक जर्नल वर्ड से। जर्नल वर्ड क्या हमारा यहाँ पर? कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारी ये है कि कॉस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कॉमा वाई विच एवेलेट्स द कॉस्ट फॉर एन इंडिविजुअल एग्जांपल यूजिंग द सेम मेजर एज यूज्ड इन इंडियन। मतलब हमने सिर्फ अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल कर दिया। अब सवाल आ जाता है कि सर अगर हमने अपने फॉर्मूले को सिंपल कर लिया तो इस चीज की जगह पे पूरे की हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट। तो देखिए हमने ये फॉर्मूले में यहाँ पर कॉस्ट लिख दिया कि भाई ये कॉस्ट है, मतलब बिल्कुल सिंपल करके लिख दिया सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए कि कॉस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जिस जगह पर भी हैं, आप जो भी वाई प्रेडिक्ट करते हैं, सॉरी जो भी आप हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करते हैं और जो एक्चुअल वाई, उन दोनों के दरमियान में एक कॉस्ट होगी जो कि एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। वो फॉर्मूला क्या होगा वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। और ये बात यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला यही रहने दें। सवाल ये आना चाहिए था आपकी तरफ से कि इसको आप चेंज क्यों कर रहे हैं, आप फॉर्मूला यही रहने दें। लेकिन बेसिकली यहाँ लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब आप लीनियर रिग्रेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब आप लीनियर रिग्रेशन के लिए काम कर रहे होते हैं तो लीनियर रिग्रेशन में आपका आंसर कंटिन्यूअस होता है। आपका आंसर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी आंसर आ सकता है रियल वैल्यू में, और एक्चुअल में भी कोई भी आंसर होता है। तो जब आप उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो एक वैल्यू आती है सिंगल सी। जब आप उसके लिए कॉस्ट फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो बिहेवियर ऐसा आ रहा था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द थर्ड क्लास, ये बिहेवियर आ रहा था कि हमने थीटा वर्सेस कॉस्ट फंक्शन का जब बिहेवियर बनाया था तो वो ये आ रहा था कि हमारे पास कुछ इस तरह का बिहेवियर आता है कि हमारा डिफरेंट थीटा पे हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होने की कोशिश करता है। तो हमें जो बिहेवियर मिलता है वो इस तरह का होता है। ये बिहेवियर कहलाता है कॉन्वेक्स। इसको हमने ग्राफिकली बोर्ड पे ड्रॉ भी किया था। क्या ये बात याद है? क्या ये बात याद है सबको कि हमने इसको ग्राफिकली बोर्ड पे ड्रॉ भी किया था? जब ही तो हम आगे बढ़े थे कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो मिनिमम हो सकता है किसी भी वैल्यू के लिए। तो क्या ये बात क्लास में जितने लोग मौजूद हैं उनको याद है या नहीं याद? हमने एक सिंपल सा फंक्शन चूज किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, डिफरेंट थीटा पे बारी बारी डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन निकाले थे और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो बिहेवियर ये आ रहा था पैराबोला। तो हमें पता चला था कि किसी एक वैल्यू पे मिनिमम होने की कोशिश करता है। अगर हम यही फंक्शन जो अभी हमने लीनियर में पढ़ा है ये वाला, अगर हम लॉजिस्टिक के लिए यूज करते हैं तो लॉजिस्टिक की इंटेंशन ये है कि चूंकि इसका आंसर 0 या 1 होता है, 0 या 1 होता है, तो जब इसके जरिए हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा बिहेवियर आएगा ये, जो कि नॉन कॉन्वेक्स होगा। इस बिहेवियर को देखते हुए आप मुझे जरा बताइए कि अगर ये बिहेवियर आ रहा है तो मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेरा सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर मेरा बिहेवियर ये आ रहा है तो मेजर प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मैं लॉजिस्टिक के अंदर यही कॉस्ट फंक्शन यूज करूं तो बिहेवियर ये आएगा। इस बिहेवियर से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप मुझे जवाब देंगे। मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।